हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर 6, जिसका नाम है स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। यह इस पार्ट का पार्ट 3 है, यानी कि भाग 3 है। और आज इस वीडियो में हम ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी से कि ज्वालामुखी क्या होता है। पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी प्रमुख रूप से है, यानी कि धरती पर जो अचानक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें ज्वालामुखी का नाम प्रमुख रूप से आता है। ज्वालामुखी भूमि पर एक गोल छिद्र या दरार वाला खुला भाग होता है और इसमें से पृथ्वी के अंदर से अत्यंत गर्म गैसें, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख और धुआं आदि निकलते हैं। जिस छिद्र में से या जिस छेद में से यह सभी उपरोक्त पदार्थ निकलते हैं उसे हम ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं और इस सारी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी मीन्स आग का गोला। धरती के अंदर से आग निकलती है बहुत अत्यधिक मात्रा में और आग के साथ ही उपरोक्त पदार्थ निकलते हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह बहुत ही गर्म है और इसकी गर्मी के 3 कारण बताए जाते हैं। मतलब धरती के अंदर का जो भाग है वह बहुत गर्म है और उसके गर्म होने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है कि पृथ्वी के बनने के समय से ही आंतरिक भाग गर्म है। मीन्स जब से पृथ्वी बनी है, धरती का निर्माण हुआ है, तभी से उसका जो अंदर का भाग है या आंतरिक भाग है वह गर्म है। इसका दूसरा कारण बताया है पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों के टूटने से के कारण भी गर्मी बढ़ती रहती है। मीन्स धरती के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों के टूटते रहने के कारण धरती के अंदर गर्मी बढ़ती रहती है। और तीसरा कारण है कि पृथ्वी की बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म है। मीन्स पृथ्वी के बाहरी परतों के दबाव के कारण भी उसका जो अंदर का भाग है वह गर्म है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी यानी भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में बटी हुई है। साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि ये जो धरती है वह कई टुकड़ों में विभाजित है और इन टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। आंतरिक गर्मी के कारण ये प्लेटें खिसकती रहती है। मतलब भूमि के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी के कारण कई बार ये प्लेटें खिसकती रहती हैं और पृथ्वी पर ज्वालामुखी एवं भूकंप होने का कारण इन प्लेटों का अपनी जगह से खिसकना है। मीन्स जब कभी ये प्लेटें अपनी जगह से खिसक जाती हैं या उसे छोड़ देती हैं तब धरती पर ज्वालामुखी एवं भूकंप जैसी घटनाएं घटती हैं। प्लेटों के खिसकने से भूपटल कमजोर हो जाता है, यानी जब प्लेटें अपनी जगह से खिसक जाती हैं तो भूमि का वह भाग कमजोर हो जाता है और पृथ्वी के अंदर से फिर मैग्मा, चट्टानों के टुकड़े, राख आदि बाहर निकलते हैं और इन्हें हम ज्वालामुखी के उद्गार कहते हैं। मतलब ज्वालामुखी के उद्गार है जहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। तो यह सभी कारण धरती पर ज्वालामुखी के फटने के हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी का उद्भेदन नियमित रूप से नहीं होता है। यह कभी होता है और कभी नहीं होता है। मीन्स ये जो ज्वालामुखी फटती है ये घटनाएं नियमित रूप से नहीं होती है, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। इसलिए इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब जो लगातार घटती रहती घटनाएं। जिन ज्वालामुखियों में से एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते रहते हैं उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि जिन जगहों पर ज्वालामुखी के फटने की घटना एक बार हो चुकी है और फिर कभी भी वहाँ पर इस तरह की घटना दोबारा हो जाती है तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इटली जो कि एक यूरोपियन देश है, इटली के एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद सेकंड है अर्ध सक्रिय या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी।
ये वे ज्वालामुखी हैं जिनसे कई बार उद्भेदन के बाद उद्भेदन की समस्त क्रियाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। अर्धसक्रिय मतलब आधी सक्रिय, यानी कि ऐसी घटनाएं जो एक बार ज्वालामुखी की हो जाती हैं, घट जाती हैं और फिर दोबारा उनकी घटने की या ज्वालामुखी फटने की कोई संभावना नहीं है उस जगह पर, किंतु अचानक कभी से पुनः ज्वालामुखी का उद्भेदन वहाँ हो जाता है। तो इस तरह की ज्वालामुखी को हम अर्धसक्रिय या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। कौन सी ज्वालामुखी का? अर्धसक्रिय ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। इसके बाद थर्ड है विसुप्त या शांत ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक उद्भेदन नहीं होता। विसुप्त यानी जो सो चुकी हैं या शांत हो चुकी हैं। तो जिन ज्वालामुखी में एक बार ये उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक फिर उस जगह पर या ज्वालामुखी फटने की कोई संभावना नहीं होती है, तो ऐसी ज्वालामुखी को हम विसुप्त या फिर शांत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब एक बार तो वहाँ ज्वालामुखी फटी थी उस जगह पर, लेकिन फिर दोबारा कभी ऐसी ज्वालामुखी दोबारा उस जगह पर फट जाए तो इसकी कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह की ज्वालामुखी को हम विसुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत इसका उदाहरण है। मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो पर्वत है वह विसुप्त या शांत ज्वालामुखी का ही एक उदाहरण है कि जहाँ पर एक बार ये घटना घट चुकी है और अब भविष्य में कभी इस तरह की घटना दोबारा घटने की कोई संभावना नहीं है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर फटते हैं? तो सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों में महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए उस जगह को अग्निवलय कहते हैं। मीन्स इसलिए इस पेटी को अग्निवलय कहा जाता है। मतलब जो प्रशांत ज्वाल इसलिए इस पेटी को अग्निवलय कहा जाता है। मतलब जो ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर फटते रहते हैं उस जगह को अग्निवलय कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर फटते हैं या कहाँ पर आते हैं, तो आपका आंसर बनेगा कि सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों में फटते हैं, या सर्वाधिक ज्वालामुखी आने का जो स्थान है वह प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में है। अब है ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। मीन्स ये जो ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव जीवन का प्रभाव इस पर दो तरह से पड़ता है। कैसे? एक तो उससे फायदे भी हैं और दूसरा नुकसान भी है। फायदे कम होते हैं और नुकसान ज़्यादा होते हैं। ज्वालामुखी की विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है। मीन्स ज्वालामुखी धरती पर ज्वालामुखी के फटने से कई स्थलाकृतियों की रचना होती है। फॉर एग्जाम्पल मैदान, पर्वत, पठार आदि। मतलब मैदान, धरती पर पर्वत, पठार और मैदान की जो रचना है वह कई बार ज्वालामुखियों के फटने से होती है। इनमें से हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। मीन्स ज्वालामुखी के फटने से कई बार क्या होता है, धरती के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वह बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज्वालामुखी से हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी से निकला लावा चारों ओर फैलकर कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। मीन्स ज्वालामुखी जिस स्थान पर फट चुका होता है या जहाँ ज्वालामुखी फट चुकी होती है वहाँ पर उस जगह की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से कई खनिज पदार्थ बाहर निकलते हैं जो मिट्टी में मिल जाने से वह उस जगह की मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। शांत ज्वालामुखी के मुख में वर्षा का जल भरने से झीलों का निर्माण होता है। मतलब जो शांत ज्वालामुखी होती है, जहाँ एक बार ज्वालामुखी फट चुकी है फिर दोबारा वहाँ ज्वालामुखी नहीं फटेगी उस जगह पर, तो वहाँ पर बारिश का पानी भरने से झीलों का निर्माण होता है और वहाँ पर झीलें बन जाती हैं। तो ये तो है ज्वालामुखी के लाभ। और ज्वालामुखी के लाभ के साथ साथ ज्वालामुखी फटने से कई हानियाँ भी होती हैं। जैसे कि ज्वालामुखी के उद्गार से मानव, जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्षेत्र, मानव आवास एवं बड़े बड़े नगर गांव जलकर नष्ट हो जाते हैं और अथवा जलकर ध्वस्त हो जाते हैं। मीन्स ज्वालामुखी
शहरों को नष्ट कर देती है जलाकर, गांव के गांव जला देती है, अपने आसपास के जहाँ पर ये घटना होती है वहाँ का पूरा क्षेत्र अपने का चपेट में वह ले लेती है। पूरे शहर जल जाते हैं, गांव नष्ट हो जाते हैं, लोगों का कृषि क्षेत्र पूरा उससे नष्ट हो जाता है, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को इससे नुकसान होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से मानव जीवन पर दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। एक तो ज्वालामुखी से कुछ लाभ भी होते हैं और दूसरे ज्वालामुखी से हानियाँ भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि हानियाँ ज़्यादा होती हैं। अब जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही धरती पर घटने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो भूकंप शब्द दो शब्दों से बना है, भू तथा कंप, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यानी जो भूकंप है वह भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है। भू मतलब होता है भूमि, ये तो आप जानते ही हैं, और कंप मीन्स होता है कंपन यानी धरती का हिलना। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका सामान्य अर्थ क्या हो गया, भूमि का कंपन, यानी कि भूमि का हिलना या भूमि में धरती में कंपन होना। जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र से चारों ओर प्रवाहित होती हैं, उसी तरह भूगर्भ उद्गम केंद्र यानी गड़बड़ी वाले स्थान से भूकंप की लहरें चारों ओर फैलती हैं। मीन्स जिस तरह अगर पानी के अंदर कोई हम चीज़ डालते हैं या पत्थर का टुकड़ा उसमें फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ से लहरें उठना शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर भूकंप की घटनाएं घटती हैं भूकंप वाले केंद्र पर, वहाँ भी ऐसी ही लहरें चारों ओर उठना शुरू हो जाती हैं। और भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे हम भूकंप केंद्र यानी कि फोकस कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ भूकंप की लहरें का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। मीन्स जहाँ पर सबसे पहले इस तरह की संभावना व्यक्त की जाती है उस जगह को हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो यह था स्टूडेंट्स भूकंप, जो कि आपने कभी देखा होगा और सुना भी होगा। जब धरती फट जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, तो हम ये कहते हैं कि भूकंप आ गया और धरती हिलने लगती है और उससे भी कई नुकसान होते हैं। अब भूकंप आने के कारण क्या हैं? पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। मतलब भूकंप आने का एक कारण तो यह है कि धरती के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होने लगती है तो भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप आते हैं, यानी कि धरती के अंदर हलचल होने से भूकंप आता है। दूसरा, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आते हैं। कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसें एवं जल वाष्प कमजोर भूपटल पर तोड़कर ऊपर निकलता है। कभी कभी क्या होता है कि धरती के अंदर बनने वाली गैसें एवं जल कमजोर भूपटल को तोड़कर ऊपर आ जाता है, यानी कमजोर भूमि होती है तो उसको वो ऊपर उस जगह को फाड़ के ऊपर आ जाते हैं तो या ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो जिससे भूकंप आते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी के समान ही भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अधिक मात्रा में आते हैं। मीन्स जिस तरह ज्वालामुखी की फटने की सबसे अधिक घटनाएं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में होती हैं, उसी तरह से सबसे अधिक भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में ही फटते हैं या आते हैं। और जापान में भूकंप बहुत आते हैं। मीन्स जापान जो देश है उसमें सबसे अधिक भूकंप आते हैं। और हमारे देश भारत में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश भूकंप का मुख्य क्षेत्र है, यानी कि भारत में हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके आसपास भूकंप अधिक आते हैं। अब भूकंप से हमें कई लाभ भी होते हैं, तो क्या है वो लाभ, तो हम देख लेते हैं। भूकंप से हमें क्या लाभ है, तो इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। मीन्स भूकंप से क्या होता है कि कभी कभी उपजाऊ भूमि भी बाहर आ जाती है। उसका जो दूसरा लाभ है वो है कि नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। मीन्स भूकंप के फटने से या भूकंप के आने से कई बार नई भूमि पर नई आकृतियों का निर्माण होता है, नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।
तीसरा फायदा है, इनसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। यानी कि जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर से कई बार उपयोगी खनिज पदार्थ बाहर आ जाते हैं, तो वह भी फायदा होता है उनसे। और इसका जो फोर्थ लाभ है या फोर्थ नंबर का जो फायदा है वो है कि इनसे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। मीन्स भूकंप आने के कारण जो भूमि नीचे हो जाती है उनमें पानी भरने से झीलों का निर्माण होता है। तो इस तरह भूकंप से नुकसान के साथ हमें कुछ लाभ भी होते हैं। अब हम देखते हैं या समझते हैं कि भूकंप से हानियाँ क्या होती हैं। तो भूकंप से हानियाँ अधिक होती हैं, लाभ कम होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप दोनों से ही नुकसान ज़्यादा होता है और लाभ कम होते हैं। तो इसकी जो पहली हानि है वो है कि इनसे जन धन की हानि होती है। मनुष्य पशु मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, रेलें सड़कें टूट जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। मीन्स भूकंप से जन धन की हानि तो होती ही है, इसके साथ में पशु मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, रेलें टूट जाती हैं, सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। इनके अलावा नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है। मीन्स भूकंप के आने से नदियों के जो रास्ते हैं वह रुक जाते हैं और नदियों में बाढ़ आ जाती है। समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। यानी कि भूकंप आने से या धरती पर भूकंप के आने से समुद्र में बहुत ही ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनामी की लहरें। और इसकी जो थर्ड हानि है वो है कि भूखंडों में दरारें पड़ जाती हैं तथा कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। मतलब भूकंप आने से धरती के अंदर दरारें पड़ जाती हैं और धरती के कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जानने की कोशिश की थी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।